ये वीडियो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। इस क्रैश कोर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू करना है तो। दूसरा पार्ट है टेक्निकल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड सिलेक्शन चेकलिस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट एडवांस रेशियोज के साथ साथ म्यूचुअल फंड सिलेक्शन चेकलिस्ट भी देखेंगे जिससे कि आप अपने लिए म्यूचुअल फंड खुद चूज कर सके। एंड पार्ट 3 है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिससे कि मैं आपको क्लास 6 के स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ाऊं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के दौरान आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, जो क्विज के जैसे होगा। आप सभी को उस क्विज को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे क्विजेस के आंसर्स भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप मैच कर सको कि आप कितने सही थे। मैं आपके टाइम के इंपॉर्टेंस को समझता हूँ, तो वीडियो के चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक सीख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक इस कोर्स को खत्म करिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। अगर आप बुक पिलो चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस की बुक्स की डिटेल समरीज अपलोड करता हूँ, तो आप रेगुलर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और हमारे मिशन में आप जुड़ सकते हैं जो है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्रैश कोर्स को शुरू करते हैं। क्विज नंबर 1 है आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है। ए सिस्टमैटिक इनकम प्लान, बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सी सिस्टमैटिक इंश्योरेंस प्लान या डी सिस्टमैटिक इंटरेस्ट प्लान। प्लीज कमेंट में रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आने वाले क्विजेस पर आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट पे आते हैं, फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम 6 टॉपिक सीखेंगे। नंबर 1 म्यूचुअल फंड क्या होता है। नंबर 2 रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है। नंबर 3 एएमसी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड एनएवी क्या होता है। नंबर 4 एनएफओ क्या होता है। नंबर 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड नंबर 6 लाइव ट्यूटोरियल। जब आप पहली बार म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप से तो कैसा रहेगा इंटरफेस। तो पहला टॉपिक है व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग करने का। इन्वेस्टिंग यानी अपने पैसों से पैसे कमाना। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी कंपनी की शेयर परचेज करते हैं या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसे इन्वेस्टिंग कहते हैं, तो आपका मेन गोल रहता है प्रॉफिट कमाने का। पर बहुत ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, यानी उनको मार्केट में क्या चल रहा है या कौन सा स्टॉक्स बेस्ट रहेगा, यूएस में क्या चल रहा है, ये सारी डेली इकोनॉमिक न्यूज पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी इतना सारा स्ट्रेस है, ऊपर से एक और स्ट्रेस अपने ऊपर लेना सही नहीं लगता उनको। तो इसका सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या कहती हैं कि सर आप टेंशन मत लो, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए या फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हर महीने जितना आपसे हो सके आप हमें दीजिए, हम आपके बिहाफ में उन पैसों को इन्वेस्ट करके आपको बेटर रिटर्न्स कमा के देंगे और इस सर्विस के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो म्यूचुअल फंड्स लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि क्विज 1 का भी आंसर है। अगर आपने ऑप्शन बी कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एसआईपी में बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं जिस भी म्यूचुअल फंड्स को आपने चूज किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा है लमसम। इसमें आप एक बार में जितना आपके पास फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए उतना आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे अगर आपको बोनस मिला ऑफिस से 10,000 रुपए का, तो आपने एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी में मेन डिफरेंस है कि एसआईपी हर एक मंथ में होता है, तो लमसम में आपके पास जब फंड्स अवेलेबल होते हैं तब आप इन्वेस्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 1963 में और उसका नाम था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको शुरू करने का मेन रीजन था कि लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट से आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ना, अपने घर खरीदना, लेकिन सबसे बेसिक गोल होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचना। इंडिया में 6 से 7% इन्फ्लेशन रेट है, यानी अगर आज एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है तो वो नेक्स्ट ईयर 106 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपीज रखते हो तो उस पर आपको सेविंग्स अकाउंट पर 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, यानी 103 और 104 रुपीज। तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेसिक गोल यही है कि महंगाई को बीट करें और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये था पहला टॉपिक, व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट। अब नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले आपके लिए क्विज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स क्या है। ऑप्शन ए एक टाइप का बैंक
बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी एक तरीके का स्टॉक, या ऑप्शन सी एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू परचेज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यानी बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बी डाइवर्सिफिकेशन, सी लिक्विडिटी, या डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टॉक्स, यानी म्यूचुअल फंड्स इंडिविजुअल स्टॉक से कैसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल फंड्स आर लेस रिस्की देन इंडिविजुअल स्टॉक्स, यानी म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की है इंडिविजुअल स्टॉक से। ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड्स ऑफर मोर डाइवर्सिफिकेशन देन इंडिविजुअल स्टॉक्स, या ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन इंडिविजुअल स्टॉक्स, यानी म्यूचुअल फंड्स ज्यादा महंगा है इंडिविजुअल स्टॉक से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इस क्विज का आंसर जरूर ट्राई कीजिए। अब आते हैं फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल के दूसरे टॉपिक पे। फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं, जहां हम सीखेंगे एएमसी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड एनएवी क्या होता है। सबसे पहले एएमसी बनती है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर वो अपना डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करती है। तो सिंपल शब्दों में एएमसी हो गया मेन कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स हो गया उनके प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनके अंडर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, जैसे एचडीएफसी टॉप 100 फंड्स, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। तो यहाँ एएमसी हुआ एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स हुआ एचडीएफसी टॉप 100 फंड्स एंड अदर्स। एएमसी से मिलता जुलता एक और टर्म है एयूएम, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एयूएम का मतलब है कि वो एएमसी कितना इन्वेस्टर्स के पैसों को मैनेज कर रही है। जैसे ये एग्जाम्पल है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 36,000 करोड़ से ज्यादा, जिसका ये मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड के पास जितने भी सिक्योरिटीज है, यानी स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी एक्सेट्रा, उनका टोटल मार्केट वैल्यू अभी 36,433 करोड़ है। एयूएम के बाद आपको फंड मैनेजर के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो एएमसी एक से ज्यादा फंड मैनेजर को भी हायर कर सकती है, जो ये डिसाइड करते हैं कि इन पैसों के साथ करना क्या है, क्या उनको स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो एक अच्छा फंड मैनेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं हर्षा उपाध्याय, जिनका एयूएम है 56,000 करोड़, और ये 10 फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, एक्सपेंस रेशियो। और आपको मैं रियल लाइफ केस स्टडी से भी ये शेयर करूंगा कि एक्सपेंस रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, जैसे मैनेजमेंट फीस, एम्प्लॉइज की सैलरीज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और भी अदर एक्सपेंसेस। तो इतने सारे खर्चे ना दिखाकर एक सिंगल टर्म में बताने के लिए एक्सपेंस रेशियो को यूज किया जाता है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वरना आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। मोस्टली एक्सपेंस रेशियो 0.2 से 3% के बीच होता है। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। मान लेते हैं कि दो कॉलेज फ्रेंड्स है, रवि एंड रोहित। दोनों ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू किया है 5,000 पर मंथ एसआईपी के साथ 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में। पर रवि के म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 1% और रोहित की एक्सपेंस रेशियो है 2% की। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को यही लगेगा कि 1% का तो डिफरेंस है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो दोनों ने 10 साल तक इन्वेस्ट किया और दोनों को ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिला। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर रवि को 15-1 यानी 14% का रिटर्न मिला एंड रोहित को 15-2 यानी 13% का रिटर्न मिला, तो 10 साल बाद रवि का म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू होगी 13,10,457, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है 6 लाख रुपए और उनको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला है 7,10,000 रुपए का। वही रोहित की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी अराउंड 12,33,403 रुपए, जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट तो सेम है 6 लाख, लेकिन उनका एस्टिमेटेड रिटर्न्स है 6,33,403 रुपए। तो सीधा 77,000 रुपीज का डिफरेंस आता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो एक्सपेंस रेशियो में भी लगता है। तो अगर रवि एंड रोहित 20 साल तक इन्वेस्ट करे और सेम रिटर्न्स दोनों को मिलता रहे, तो रवि का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 साल के बाद होगा 65,81,731 रुपीज। वही रोहित का होगा 57,27,731
1596 रुपीज। तो ये 8.5 लाख का डिफरेंस आता है। तो अप्रॉक्स 8.5 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज अपने एक्सपेंस रेशियो से ही कमाती है। तो ब्रीफ में समझे तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वो साल का एक एनुअल फीस चार्ज करते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए लोअर एक्सपेंस रेशियो वाली म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टर के लिए बेटर होता है। अब हम आते हैं NAV पे, जिसका मीनिंग है नेट एसेट वैल्यू। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी यूनिट्स मिलती हैं जिसे NAV कहते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू। और ये हर दिन ऊपर या नीचे जाता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो उसका NAV की वैल्यू कितना है ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना रिटर्न्स मिला है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है और उसका उस दिन का एक NAV का प्राइस है 10 रुपीज, तो आपको 10 यूनिट्स मिलेगा। और आपने एक साल बाद उन यूनिट्स को बेचा, तो मान लेते हैं उस दिन उनका NAV था 12 रुपीज का, तो आपको पूरा सेल करने पर 120 रुपीज मिलेगा। सिंपल टर्म्स में जैसे एक शेयर का प्राइस होता है, तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस है 2200 के अराउंड, उसी प्रकार तो ये एक ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है, इसका एक NAV का प्राइस है 71.83 रुपीज। तो अब आते हैं एग्जिट लोड पे। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम से पहले अगर आप अपने यूनिट्स बेच देते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक म्यूचुअल फंड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जिट लोड 1% का है। लेकिन जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं यानी बेचते हैं तो आपको 1% देना होगा, पर अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। तो ये था एग्जिट लोड। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे जो है NFO। इसका फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफरिंग। जब एक AMC एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है तो उसे NFO कहते हैं। तो आपको कभी भी NFO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है नो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है तो किसी को भी नहीं पता कि ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। बिना फंड रिकॉर्ड चेक किए इसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। अब आते हैं पांचवें टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जरूर इसे पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको रियल म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल से इस टॉपिक को समझाऊंगा प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। वैसे बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको समझने हैं। नंबर 1 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, नंबर 2 डेट म्यूचुअल फंड्स, नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली फंड मैनेजर आपके पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाकी 2 म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इसके रिटर्न्स स्टॉक मार्केट एंड स्पेशली जिन स्टॉक्स को AMC ओन करती है उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी 8 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी होती है जो मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट 8 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इसमें AMC सिर्फ इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपको सिंपल टर्म्स में याद रखना है तो आप लार्ज वर्ड पे फोकस करिए। यहाँ पे लार्ज का मतलब है लार्ज कैप कंपनीज, यानी उन कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो। तो आपको शायद लग रहा होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि किसी कंपनी की शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है। अगर एक कंपनी जिसके 100 शेयर्स अवेलेबल है और एक शेयर की कीमत है 1 रुपए, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो चलिए लाइव देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया टाटा मोटर्स, इसके फंडामेंटल्स में आपको क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स का मार्केट कैप पता लग जाएगा जो है 1,39,214 करोड़। ये नंबर कैसे आया? तो इनके जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उससे मल्टीप्लाई किया गया है इसकी एक शेयर की वैल्यू को। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का एक शेयर की प्राइस है 419.15 रुपीज। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है 3,53,149 करोड़। ब्रिटानिया का अराउंड 1 लाख करोड़। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 से ज्यादा है वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है। आई होप आप मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है आपने ये समझ लिया होगा। चलिए एक रियल एग्जांपल समझते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैंने एक म्यूचुअल फंड स्क्रीनर को यूज किया है और कैटेगरी में मैंने क्लिक किया है इक्विटी एंड देन लार्ज कैप फंड को। तो ये कुछ रिजल्ट आया। इसमें सारे ही वो म्यूचुअल फंड्स है जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें से मैंने एग्जांपल के लिए HDFC टॉप
100 फंड जिसका एक एनएवी है 770 रुपीज, तो उस पर मैंने क्लिक किया है। और ये म्यूचुअल फंड कंपनी कौन से कंपनीज में इन्वेस्टेड है, चलिए ये भी देख लेते हैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करके। और नीचे स्क्रॉल करते ही आप देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ टॉप कंपनीज के शेयर्स को ओन करती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसमें इनकी होल्डिंग है 8.97%, एचडीएफसी बैंक जिसमें इनकी होल्डिंग है 8.84%, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज में ये इन्वेस्टेड हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपको लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए आई होप आपका लार्ज कैप इक्विटी फंड्स क्या होता है और वो कहाँ इन्वेस्ट करती है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। मिड कैप वो कंपनी है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से कम है पर 5,000 करोड़ से ज्यादा है। चलिए फिर से स्क्रीनर पे चलते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने इक्विटी फंड में क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक किया मिड कैप पे, तो ये सारी मिड कैप इक्विटी फंड्स के रिजल्ट आ गए। इसमें मैंने क्लिक किया एक्सिस मिड कैप फंड पे। इन्होंने पिछले 5 साल में 15.87% का रिटर्न दिया है और इनका एक एनएवी का वैल्यू है 72.38। और इनके पोर्टफोलियो में अगर आप जाएंगे तो कुछ लार्ज कंपनी जरूर है रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन मोस्टली सारे मिड कैप कंपनीज में ही ये इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं तीसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जो है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। ये काफी रिस्की होते हैं पर इनमें ज्यादा रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो सेम फिल्टर में जाकर मैंने स्मॉल कैप पर क्लिक किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे जो टॉप पे आ रहा था। तो चलिए इसे देखते हैं। इसने पिछले 5 साल में 17.27% का रिटर्न दिया है। इसका अभी एक एनएवी का वैल्यू है 100 रुपीज। तो चलिए इसके पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें कुछ लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज है पर मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में ये इन्वेस्टेड है। एक और एग्जांपल के लिए ये है एक स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 10 सालों में 24.65% का रिटर्न दिया है और उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और एयूएम इनका 15,000 करोड़ से ज्यादा है। चौथा इक्विटी फंड है मल्टी कैप फंड। ये तीनों का मिक्सचर होता है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एग्जांपल के लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन्होंने लास्ट 5 इयर्स में 13.40% का रिटर्न दिया है और इनका एयूएम है 14,000 करोड़ का। पांचवें टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये भी एक तरीके का मल्टी कैप फंड ही है, लेकिन इसका फायदा ये है कि फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कंडीशन को देखकर अपने होल्डिंग्स को रीबैलेंस करे। यानी अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अभी स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए बेटर रिटर्न्स के लिए, तो उनको ये पूरी आजादी है। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जिनको ज्यादा रिस्क लेना है, स्पेशली अगर आपकी एज अभी 30 साल से कम है, तो फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इन्होंने लास्ट 10 इयर्स में 14.73% का रिटर्न दिया है और इनका एक एनएवी का प्राइस है 1196 रुपीज। सिक्स्थ टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है सेक्टर स्पेसिफिक फंड। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ या एनर्जी। ये बहुत रिस्की होता है, इसीलिए इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होता है। तो मैंने क्लिक किया है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हैं सेक्टर फंड में फार्मा एंड हेल्थ केयर है, कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस इंडस्ट्री है, बैंक एंड फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ मैंने इस टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड पे क्लिक किया है। उसमें से फिर मैंने आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड पे क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं इसका एनएवी है 141.18 रुपीज। सेम कैटेगरी फंड से इसने बेटर रिटर्न्स दिया है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जिससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। एफडी के रिटर्न से बेटर रिटर्न्स दिया है और इस म्यूचुअल फंड में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। लास्ट 10 सालों में जब से ये लॉन्च हुआ है अभी तक 21.38% का रिटर्न्स दिया है। एयूएम 9,000 करोड़ का है और ये काफी रिस्की फंड भी है। एसेट एलोकेशन यानी कहां इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि 97% इस म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और रिमेनिंग बॉन्ड्स एंड कैश में। फेब 2023 के अनुसार 80% इनका इन्वेस्टमेंट आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में है, 8.64% टेलीकॉम सर्विसेज में है। करंट होल्डिंग देखते हैं, इंफोसिस लिमिटेड में 31.63% इन्वेस्टेड है, टीसीएस में 18.38%, भारतीय एयरटेल में 8.06%। अगर आप स्क्रॉल
करेंगे तो मोस्टली आईटी कंपनीज ही आपको दिखेंगी। डेट में अगर आप देखें तो सिर्फ 1% इन्वेस्टेड है। सातवां टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये फंड किसी एक स्पेसिफिक ट्रेंड या आइडिया को फॉलो करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग ज्यादा यूज करेंगे, तो ये एक थीम का एग्जांपल हो सकता है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेक्टर फंड एंड थीमेटिक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट फोकस का। जैसे सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करता है एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, जैसे बैंकिंग, फार्मा या टेक्नोलॉजी पे, वही थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक थीम पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ट्रेंड पे। सेक्टर फंड ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं थीमेटिक फंड से। जैसे एक सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी फंड बहुत ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वही थीमेटिक में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं थीमेटिक फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड में मैंने क्लिक किया, उसके बाद थीमेटिक फंड पे आपको क्लिक करना है। ये सारे रिजल्ट आए, तो चलिए आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड पे क्लिक करते हैं। इसका म्यूचुअल फंड का थीम ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी इन्वेस्टर को पैसे कमा के देना। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से या गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेटरी चेंजेस से, यानी ऐसी कंपनीज जिनमें कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 500 TRI को बेंचमार्क मानती है कंपैरिजन के लिए, जिसमें इंडिया के टॉप 500 कंपनीज आते हैं। तो लास्ट 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 42.8% का रिटर्न दिया है, वही निफ्टी 500 ने 32.2% का। 5 साल का कंपैरिजन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड 4 साल पुरानी है। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 17% का रिटर्न दिया है, वही निफ्टी 500 ने 12.4% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 10.2% का रिटर्न दिया है, वही निफ्टी 500 ने -1.8% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का एनएवी है 20.53 रुपीज। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 18.73% का रिटर्न दिया है। एयूएम इनका 7,600 करोड़ से ज्यादा है और ये बहुत ही रिस्की फंड है। 8वें टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं जो है इंडेक्स फंड। मेन गोल है इंडेक्स फंड का किसी भी एक स्टॉक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मैच करना। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। बेसिकली हजारों कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है इसे आम इन्वेस्टर को बताने के लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाया गया है। सेंसेक्स में इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड है, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है, यानी यहाँ जो फंड मैनेजर होते हैं उनको कंपनीज की रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो सेंसेक्स एंड निफ्टी में लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। चलिए फिर से स्क्रीनर पर आते हैं। मैंने क्लिक किया है इंडेक्स फंड पे, तो ये सारे रिजल्ट आए हैं मेरे सामने। सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है यूटीआई निफ्टी 50 के पास, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। इनका एक एनएवी है 115 रुपीज का। इस इंडेक्स फंड ने इंडेक्स फंड कैटेगरी में सबसे बड़े रिटर्न्स दिया है। इनका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड से कम है, जिस वजह से इस फंड ने इन्वेस्टर को ज्यादा वेल्थ कमा के दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.20% का, तो अगर ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो 11.70% का रिटर्न दिया है इन्होंने। एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका 9,375 करोड़ का है और ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इनके पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी जैसे बड़ी कंपनीज है जो निफ्टी 50 में है, वो सारे कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इसीलिए आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है। उससे बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अगर आप चाहे तो मैं सिर्फ इंडेक्स फंड के ऊपर भी एक क्रैश कोर्स बना सकता हूं, तो कमेंट में आप जरूर लिखिए अगर आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो अभी तक हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड्स, लेकिन उसमें जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्विज है आप सभी के लिए जो आप सबको ट्राई करना है। तो क्विज नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। ऑप्शन ए, अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। बी, अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट ओनली इन स्टॉक्स। ऑप्शन सी, अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट ओनली इन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है। ऑप्शन ए, अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज विथ हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑप्शन बी, अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन
small cap companies with low market capitalization. Option C, a mutual fund that invest in both large and small cap companies. Question number 3 है, what is an index equity mutual fund? Option A, a mutual fund that invest in specific index such as Sensex and Nifty. Option B है, a mutual fund that invest in variety of stocks and bonds. या option C, a mutual fund that invest in specific sector such as technology. उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में, जो है डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड कंपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। आप सोचेंगे कि ये बॉन्ड क्या होता है? फाइनेंस की दुनिया में बॉन्ड्स का मतलब होता है लोन, जहां पर एक पार्टी ये एश्योरेंस देती है वो आपके पैसे वापस कर देंगे, जिसके लिए वो आपको इंटरेस्ट भी देंगे, जिसे कूपन कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लेस वोलेटाइल है, यानी क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलते हैं तो आप आराम से रात को सो सकते हो बिना डरे कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम जनरेट करके देना, रिस्क लेवल भी कम हो कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में जो बहुत रिस्की होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में एएमसी गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर रिटर्न ज्यादा नहीं है पर रिस्क भी ज्यादा नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटली रिस्क फ्री तो नहीं होते हैं, पर मेनली 3 टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। नंबर 1 क्रेडिट रिस्क, नंबर 2 लिक्विड रिस्क, नंबर 3 इंटरेस्ट रेट रिस्क। बिना बहुत ज्यादा थ्योरी में गए इन तीनों रिस्क से बचने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हेल्प करती है हमें। तो कुछ ट्रस्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो नंबर 1 है क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड, नंबर 2 वैल्यू रिसर्च, नंबर 3 मॉर्निंगस्टार। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एसबीआई लिक्विड फंड को लिया है। इनका एक एनएवी का प्राइस चल रहा है 3500 के अराउंड, और नीचे स्क्रॉल करते ही आप इनके करंट होल्डिंग्स देख सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, जो इनके टोटल होल्डिंग का 6.89% है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि क्रिसिल A1+ लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि इस बॉन्ड के इश्यूअर के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है लोन्स रीपेमेंट की, और ये आपको टाइमली पेमेंट भी करेंगे। एसबीआई लिक्विड फंड का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत कम है। लाइफ टाइम में इन्होंने 6.73% का रिटर्न दिया है, जो एफडी रेट से कम है, पर इनका रिस्क प्रोफाइल देखें तो बहुत ही कम रिस्की है ये। इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड्स का ऑब्जेक्टिव रिस्क को कम से कम करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 साल के लिए पैसे कहीं रखने हैं जहां पर आपको सेफ्टी चाहिए बहुत ज्यादा, तो 1 साल के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। पर अगर आपका गोल 3 से 5 साल का है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही रहता है। अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड का मिक्स फंड होता है। जिन इन्वेस्टर को थोड़ा रिस्क लेना है पर साथ ही साथ अपने पैसों को भी सेफ रखना है, उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कैटेगरी में सेलेक्ट किया है हाइब्रिड फंड्स। तो एसबीआई लिक्विड हाइब्रिड फंड को देखते हैं। पिछले 10 सालों में इस फंड ने 13.80% का रिटर्न दिया है। हाइब्रिड फंड कैटेगरी में इस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस रेशियो कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.79% का है। अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनका अभी इन्वेस्टमेंट है 17.64% का, प्राइवेट बैंक में 16.77% का, फार्मा में 7.10%। दिसंबर 2021 में इन्होंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 3% ही इन्वेस्ट किया था, और अभी फरवरी में ये 17.64% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका इक्विटी पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का है और डेट एंड बॉन्ड्स कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे, जहां पर आप अगर पहली बार कोई ऐप यूज करेंगे म्यूचुअल फंड्स को चेक करने के लिए, तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैंने अपने एंजल वन अकाउंट पर लॉगिन कर लिया है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे SIP विद 100, यानी आपको सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ से भी आप शुरू कर सकते हैं। SIP विद 500 रुपीज, हाई रिटर्न्स, जहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए हाई रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिन म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 3 से 5 सालों में सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिया है, उसका लिस्ट आपके सामने आ जाता है। मैंने फर्स्ट म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया है, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, और इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 सालों में
63.95% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 सालों में 23.47% का रिटर्न दिया। तो अगर हम ऑल टाइम पे क्लिक करें तो 15.36% का रिटर्न दिया है। जनवरी 2013 में इस फंड की शुरुआत हुई थी, तब इनका एक एनएवी का प्राइस था 34.11 रुपीज। अभी 17 मार्च में इनका एक एनएवी का प्राइस है 146.45 रुपीज। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिनिमम 5000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिटर्न कैलकुलेटर दिया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि 5000 अगर आपने एसआईपी किया होता 5 साल पहले तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3 लाख रुपए का, उस पर आपने 18 लाख रुपए का रिटर्न कमाया होता, तो टोटल वैल्यू अराउंड 21 लाख रुपए होते हैं आपके पास। वही अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता वन टाइम 5 साल पहले तो वो आपको 10,84,426 रुपीज का रिटर्न मिलता। इससे टोटल वैल्यू बनता आपका 11,84,426 रुपीज। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास है 3,310.73 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.64% का है। एग्जिट लोड कंपनी का 1% का है अगर आप 1 साल से पहले इनके फंड्स को बेचते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। टैक्स के बारे में बात करें तो जब आप 1 साल से पहले अपना फंड रिडीम करते हैं तो जो आपको एग्जिट लोड लगने वाले हैं 1% का वो लगेगा, और साथ ही साथ जितना भी आपको प्रॉफिट मिला है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। पर अगर आपने 1 साल बाद रिडीम किया है तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तब आपको 10% का टैक्स देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरऑल रेटिंग इनकी 4 की है और इस फंड के फंड मैनेजर है संजीव शर्मा, फरवरी 2018 से। फंड की होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं 9.53% आईटीसी में इन्वेस्टेड है, 5.72% जिंदल स्टेनलेस में इन्वेस्टेड है, 5.33% आरबीएल बैंक में इन्वेस्टेड है। अदर होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4.39%, बीकाजी फूड्स पे 4%, इसी तरह ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। वैसे बेस्ट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को कवर कर लिया है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही डिटेल वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अब हम आते हैं टेक्निकल ऑफ म्यूचुअल फंड टॉपिक पे। इसमें हम कुल 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज को समझेंगे जिससे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को खुद ही एनालाइज कर पाएंगे और खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा या नहीं। एक इंपॉर्टेंट रेशियो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड पार्ट में, जो है एक्सपेंस रेशियो का, जो बेसिकली एनुअल फीस जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने इन्वेस्टर से चार्ज करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेशियो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कितनी बार एएमसी ने अपने होल्डिंग को बेचा एंड खरीदा है 1 साल में। अगर हाई टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब होता है कि एएमसी बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग कर रही है एंड बार बार अपने होल्डिंग्स को चेंज कर रही है। सिमिलरली अगर एएमसी का लो पोर्टफोलियो टर्नओवर है तो इसका ये मतलब होता है कि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज कर रही है। बेसिकली वो अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक होल्ड कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को लिया है। अभी मैं moneycontrol.com के वेबसाइट पे हूं, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 79% का और कैटेगरी एवरेज है 53.42% का। तो ये 79% का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 100 करोड़ की शेयर्स थी साल के शुरुआत में, तो साल के अंत तक उन्होंने 79 करोड़ की शेयर्स को बेचकर नए शेयर्स लिए हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा इससे एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाएगा क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे ब्रोकरेज फीस भी हाई होगी और भी जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाएगा। पर अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका ये मतलब है कि वो ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस नहीं लगता है, तो एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। अब आते हैं दूसरे रेशियो पे जो है अल्फा रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना रिटर्न्स दिया है। पॉजिटिव अल्फा रेशियो ये बताता है कि उस फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। वही नेगेटिव अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि उस फंड ने बेंचमार्क से भी कम परफॉर्म किया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर एक म्यूचुअल फंड का 2% का अल्फा है, इसका ये मतलब है कि अपने बेंचमार्क से उस म्यूचुअल फंड ने 2% ज्यादा रिटर्न्स दिया है। चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं moneycontrol.com के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पेज ओपन किया है। आपको यहाँ स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करना है।
तो आप देख सकते हैं कि इनका बेंचमार्क है निफ्टी 50, यानी इनके फंड का अल्फा निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके निकलेगा। तो स्नैपशॉट पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे अल्फा मेंशन है। वहां पे इस फंड ने अपने बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 से 20.4% बेटर रिटर्न्स दिया है, और ये स्मॉल कैप फंड है तो इनका कैटेगरी एवरेज है 5.21% का। तो इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अल्फा इसीलिए जरूरी है कि एक इन्वेस्टर अगर आपको पैसे दे रहा है, अगर वो पैसे बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्वेस्टर आपको भला पैसे क्यों देगा? वो डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेगा जहां पर एक्सपेंस रेशियो कम है। इसीलिए अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो हम सभी को देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तीसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। चलिए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। बीटा अगर 1 है, एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 1% से बढ़ता है तो ये म्यूचुअल फंड भी 1% से बढ़ेगा। लेकिन अगर बीटा 1.2% है, इसका ये मतलब है कि अगर बेंचमार्क 1% से बढ़ेगा तो ये म्यूचुअल फंड 1.2% से बढ़ेगा। वही अगर बेंचमार्क -1% से गिरेगा तो ये म्यूचुअल फंड -1.2% से गिरेगा। हायर बीटा हमें ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है मार्केट के परफॉर्मेंस से। वही लोअर बीटा का ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड कम रिस्की है। एग्जांपल के लिए जैसे ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इनका बीटा देखते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, रिस्क रेशियोज में आप देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड का बीटा रेशियो है 0.93 का। वही कैटेगरी एवरेज है 0.81 का, यानी 0.93 बीटा रेशियो का मीनिंग ये है कि ये थोड़ा लेस वोलाटाइल है मार्केट बेंचमार्क से, और कैटेगरी एवरेज जो 0.81 का है वो इससे भी कम वोलाटाइल है। तो बीटा हमें ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड मार्केट बेंचमार्क से कितना ज्यादा वोलाटाइल है, पर वो इंडिविजुअली कितना वोलाटाइल है उसके लिए हमें चौथे रेशियो को समझना पड़ेगा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो। इसका थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 10% का रिटर्न दिया है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2% का, तो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिया है 10+2 एंड 10-2 के रेंज में। तो आइडियली जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाले सालों में ये कैसा रिटर्न दे सकता है। चलिए इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी। म्यूचुअल फंड ए ने पहले साल में 10% रिटर्न दिया है, दूसरे साल में 12% का एंड तीसरे साल में 10% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड बी ने पहले साल 18% का रिटर्न दिया है, दूसरे साल 3% का रिटर्न दिया है एंड तीसरे साल 14% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ए कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहा है, वही म्यूचुअल फंड बी का रिटर्न्स काफी ऊपर नीचे है। तो अगर आपको चौथे साल का रिटर्न्स एस्टिमेट करना है म्यूचुअल फंड ए का, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 10 से 12% के बीच हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड बी में क्योंकि हर साल रिटर्न्स में काफी बड़ा डिफरेंस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये म्यूचुअल फंड ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ए। तो ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। आप देख सकते हैं इनका 23.61 है, वही कैटेगरी एवरेज 19.46 का है। इसका ये मतलब है कि लास्ट 3 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने +-23.61% का रिटर्न दिया है, वही कैटेगरी एवरेज है +-19.46% का। तो दोनों को कंपैरिजन में क्वांट स्मॉल कैप फंड में ज्यादा वोलेटिलिटी है एंड रिस्क है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज से। 5वां रेशियो है शार्पी रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसमें आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने को मिलता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यानी एक म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लिया है अपने रिटर्न्स के लिए। तो शार्पी रेशियो ये बताता है कि 1 यूनिट रिस्क लेने पर एक म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है। तो पिछले एग्जाम्पल से ही अगर देखें तो 1.54 शार्पी रेशियो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज जो 0.91 का है। इसका ये मतलब है कि अगर 1% रिस्क है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1.54% एक्सेस रिटर्न दिया है। सिंपल शब्दों में इस म्यूचुअल फंड ने बेटर रिटर्न जनरेट करके दिया है जो इन्होंने रिस्क लिया है। तो ये था टेक्निकल्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम आते हैं चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो टॉपिक है चेकलिस्ट फॉर सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। पहला है योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क टॉलरेंस। सबसे पहला चेकलिस्ट है कि आपका मेन गोल क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, और आप कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, आपको अपने पैसे के साथ ज्यादा रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते
सकते हैं, वहां पे आपको ठीक ठाक रिटर्न्स भी मिलते हैं और रिस्क भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यानी आपको रिस्क लेना पसंद है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, जहां पर डेफिनेटली हायर रिस्क है पर हायर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। दूसरा चेकलिस्ट है अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फिलॉसफी। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पर आप बिना उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फिलॉसफी को समझे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। सबसे पहले आप ये देखिए कि उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरा किस टाइप के एसेट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड तीसरा किस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको लगता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो आप ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3 चेकलिस्ट है चेक पास्ट परफॉर्मेंस एंड एडवांस रेशियो ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उनका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखिए, एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स का, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रेशियोज जैसे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियो को आप जरूर देखिए और कंपेयर करिए उनके कंपटीशन से। वैसे पास्ट परफॉर्मेंस ये गारंटी नहीं करता है कि फ्यूचर में भी वो सेम परफॉर्मेंस रहेगा, पर एनालिसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चौथा चेकलिस्ट है फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। अपने सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को भी आपको एनालाइज करना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एग्जाम्पल के लिए उनके अंडर कितने म्यूचुअल फंड्स है, उनका AUM कितना है, उन्होंने कितना % रिटर्न्स जनरेट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी है और वो रिस्क कितना लेते हैं। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले। पांचवा और आखिरी चेकलिस्ट है फंड हाउस रेपुटेशन। एक म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए उनका रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उस फंड को चूज करिए जो ट्रांसपेरेंट है, उनका एथिकल प्रैक्टिस है एंड गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। तो टेक्निकल ऑफ म्यूचुअल फंड का क्विज नंबर 1 है व्हाट इज द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, यानी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है। ऑप्शन ए द रेट एट विच द फंड बाइज एंड सेल्स एसेट, ऑप्शन बी द रेट एट विच फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स चेंज, ऑप्शन सी द रेट एट विच द फंड्स एक्सपेंसेस इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो क्या है। ऑप्शन ए अ मेजर ऑफ अ फंड्स रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी अ मेजर ऑफ अ फंड्स पोर्टफोलियो टर्नओवर, ऑप्शन सी अ मेजर ऑफ फंड्स एक्सपेंसेस। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बीटा रेशियो। ऑप्शन ए अ मेजर ऑफ फंड्स वोलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट, ऑप्शन बी अ मेजर ऑफ फंड्स एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी अ मेजर ऑफ अ फंड्स पोर्टफोलियो टर्नओवर। उम्मीद करता हूं कि आप सब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप टेक्निकल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को आप फिर से देख सकते हैं एंड फिर इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल पार्ट जो है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। डिस्क्लेमर आप सभी के लिए यही है कि मैं आपको ये म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये 5 म्यूचुअल फंड्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस किया जा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर खुद का रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर कर ले। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है नंबर 1 UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसे डिजाइन किया गया है निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए। जैसे कि हमने सीखा है इस वीडियो में, निफ्टी 50 NSE का बेंचमार्क है जिसमें इंडिया के टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड हैं। तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में है और सेम प्रोपोर्शन से भी वो इन्वेस्ट करते हैं। इससे इन्वेस्टर को सिमिलर रिटर्न्स मिलता है निफ्टी 50 इंडेक्स से। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, यानी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी विथ मिनिमम पोर्टफोलियो टर्नओवर। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड से। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एंड बिना किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदे। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स का एक NAV का कॉस्ट चल रहा है अराउंड 120 रुपीज। लाइफ टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने 12.18% का रिटर्न दिया है जो सेम कैटेगरी फंड से बहुत बेटर है। दूसरा म्यूचुअल फंड है
कैनरा रॉब ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड एम करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। टिपिकली ये सारी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका स्टेबल अर्निंग ग्रोथ होता है और अपने इंडस्ट्री में मार्केट डोमिनेंस रहता है। ये फंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन में, जिसका ये मतलब होता है कि फंड मैनेजर फोकस करते हैं इंडिविजुअल कंपनीज पे, ना कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पे। लाइफ टाइम रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया है और इनका AUM 8,800 करोड़ से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.48% का है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC में 9.58%, ICICI बैंक में 8.74% ये इन्वेस्टेड है और भी बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज में ये इन्वेस्टेड है। क्रेडिट रेटिंग इनकी 5 की है और मिनिमम SIP आप 1,000 रुपीज से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल पे एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे। तो ये फंड उन कंपनीज को ढूंढती है जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और साथ ही साथ टैलेंटेड मैनेजमेंट हो, जिससे वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सके। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 18% का रिटर्न रहा है इनका और इनका AUM 31,000 करोड़ से ज्यादा है। ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जैसे Amazon, Microsoft, मेटा एंड अल्फाबेट में। इस फंड ने सेम कैटेगरी से बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। इनका एक्सपेंस रेशियो कम है जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का वेल्थ बढ़ेगा और इस फंड में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। चौथा म्यूचुअल फंड है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये फंड भी एम करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के ऊपर और ये मोस्टली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड ने ऑल टाइम में ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया है और इनका AUM 19,000 करोड़ से ज्यादा है। सेम कैटेगरी फंड में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनका एक्सपेंस रेशियो कम है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। पांचवा और आखिरी म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अपने लाइफ टाइम में इस फंड ने 24% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इनका AUM 15,000 करोड़ से ज्यादा है। सेम कैटेगरी फंड में इन्होंने बहुत बेहतर रिटर्न्स दिया है और इनमें भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो ये है 5 म्यूचुअल फंड्स जिससे कि आप अपनी म्यूचुअल फंड की रिसर्च जर्नी शुरू कर सकते हैं और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप करंटली किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारे क्विज का आंसर ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स सही रहे होंगे और आप सभी को मैं कांग्रेचुलेट भी करता हूं कि आपने इस क्रैश कोर्स को बिल्कुल एंड तक देखा। इससे ये प्रूव होता है कि आपके अंदर सीखने की चाह बहुत ज्यादा है। अगर इस क्रैश कोर्स से आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप इस क्रैश कोर्स को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हार्ड वर्क पसंद है और मेरे समझाने का स्टाइल भी अगर आपको इजी लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और हार्ड वर्क करूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।